हेलो फ्रेंड्स, आज हम हिस्ट्री ऑफ मॉडर्न इंडिया का जो सेकंड चैप्टर हम कर रहे थे उसी को कंटिन्यू करेंगे। और इसमें जो हम जितने भी बचे स्टेट्स हैं उसे हम कंप्लीट करेंगे आज। बाकी जो आगे सोसाइटीज़ है वो तो शायद इस वीडियो में ना हो पाए क्योंकि वीडियो काफ़ी लेंथी हो जाएगी, पर उसे हम नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट कर देंगे। और आज हम जितने भी स्टेट्स हैं उसे कंप्लीट करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आता है हमारा केरला। अब केरला उस टाइम पे 18th सेंचुरी की बात कर रही हूँ। उस टाइम पे ये जो मेन हमारे स्टेट्स थे कैलीकट, चिरक्कल, कोचीन और त्रावणकोर, ये जो इम्पोर्टेंट स्टेट्स थे 18th सेंचुरी में वो है। और जो कैलीकट है वो हमारा जैमोरिन्स के अंडर में था। अब जैमोरिन्स क्या है, जैसे महाराष्ट्र में मराठा रूल कर रहे थे वैसे कैलीकट में जो पूरा जो एरिया था वो जैमोरिन्स का था और जो यहाँ के रूलर हैं उन्हें जैमोरिन कहते थे। तो फिर इसमें जो मेन इम्पॉर्टेंट है 18th सेंचुरी में वो है त्रावणकोर। जो त्रावणकोर का जो किंगडम था उस टाइम पे मार्तंडा वर्मा संभाल रहे थे और ये काफ़ी डिटरमाइंड और करेजियस लीडर थे। और इन्होंने उस टाइम पे जो इनके नियर बाई स्टेट्स थे क्विलोन एंड इलाया डैम को भी इन्होंने कॉन्क्वेयर कर दिया था। और उस टाइम पे इंडिया में डच की एंट्री हो चुकी थी तो उन्होंने डच को भी डिफीट करा। और जो इनकी आर्मी थी काफ़ी वेस्टर्न स्टाइल की थी, तो इससे काफ़ी इन्हें हेल्प मिली। और इन्होंने जो अपना किंगडम एक्सटेंड किया कन्याकुमारी से लेकर कोचीन तक। अब देखो इस टाइम पे जो हैदर अली थे, वो जो मैसूर के हैदर अली थे वो 1763 में ही यहाँ पे केरला में इन्वेड करना इन्होंने स्टार्ट कर दिया था। और 1766 आते आते इन्होंने लगभग पूरा केरला जो है अपने कंट्रोल में कर दिया था और नॉर्थन केरला अप टू कोचीन उन्होंने पूरा एनेक्स्ड कर लिया था। तो जो मार्तंडा वर्मा के सक्सेसर है रामा वर्मा, ये काफ़ी इन्होंने इकोनॉमिक एंड सोशल फील्ड में काफ़ी इनका कंट्रीब्यूट रहा। काफ़ी मैन ऑफ ग्रेट कल्चर, खुद पोएट थे, स्कॉलर थे, म्यूजिशियन थे। और यहाँ पे जो है इन्हें यूरोपियन अफेयर्स को जो उनमें काफ़ी इंटरेस्ट था इन्हें, और वहाँ की न्यूज़पेपर भी ये पढ़ते थे, लंदन की, कलकत्ता के भी पढ़ते थे, मद्रास के भी पढ़ते थे। और इनके टाइम पे इन्होंने काफ़ी जो लिटरेचर है उन्हें काफ़ी आगे बढ़ाया। इन दोनों ही किंग के टाइम पे जो लिटरेचर है काफ़ी आगे गया। काफ़ी जो यहाँ के केरल के जितने भी राजा थे, चीफ्स थे, काफ़ी लिटरेचर में इन्होंने उन्हें संभाल के रखा और आगे पहुँचाया। और त्रिवंद्रम जो कि उस टाइम पे त्रावणकोर की कैपिटल थी, वो भी संस्कृत स्कॉलरशिप का सेंटर बनी उस टाइम पे। अब केरला में इतना ही था। अब आते हैं हम राजपूत स्टेट्स में। तो राजपूत स्टेट्स की जो पहली बात है, ये अपने आप को सेंटर से बिल्कुल फ्री करना चाहते थे, अपना फ्रीली चलाना चाहते थे। तो और इनमें आपस में ही क्वेरल्स होते रहते थे, सिविल वॉर्स होती रहती थी। इस वजह से मतलब बिल्कुल यूनिटी नहीं थी, जैसे मैं पहले से बोलते आ रही हूँ। जो इनके स्टेट्स में बिल्कुल भी यूनिटी नहीं थी। ये मुग़ल को बिल्कुल कंट्रोल तो करना चाहते थे पर ऐसा हुआ नहीं, क्योंकि जो इनकी खुद की पॉलिसी थी वो खुद करप्टेड थे, काफ़ी षड्यंत्र ये रचते थे, ट्रेचरी, धोखेबाजी की पॉलिसी थी सारी। तो मुग़ल जैसे ही बिल्कुल इनका एडमिनिस्ट्रेशन चलता था। अब इसमें जो हमारे इम्पोर्टेंट जो किंग है वो है राजा सवाई, जो जयसिंह थे अम्बेर के, वो है इम्पोर्टेंट। तो ये काफ़ी जो है ऑलराउंडर थे, मतलब लॉ मेकर भी थे, रिफॉर्मर, और साइंस काफ़ी इन्हें पसंद थी, सब कुछ इन्हें आता था। और साइंस एंड आर्ट में इन्होंने जयपुर में काफ़ी ज़्यादा कंट्रीब्यूशन दिया। और एस्ट्रोनॉमर भी थे, मैथमेटिशियन भी थे। एस्ट्रोनॉमर तो मतलब ऑब्जर्वेशन तो इनकी इतनी सटीक थी, मतलब ये जो है इन्होंने जयपुर की जो सिटी है उसमें जो इनकी स्ट्रीट्स है वो मतलब हर स्ट्रीट से 90 डिग्री के एंगल पे कट रही थी। इतनी मतलब इनकी ऑब्जर्वेशन के हिसाब से इन्होंने सब कुछ जो है काम किया। और यहाँ पे जो इनकी ऑब्जर्वेटरीज हैं वो दिल्ली में, जयपुर में, उज्जैन, वाराणसी, यह है। मतलब जो बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स थी जिन्हें साइंटिस्ट की ज़रूरत होती थी, और ये खुद ही ऑब्जर्वेशन कर के सब कुछ बिल्कुल बिल्डिंग खड़ी कर देते थे। तो इनकी एक बुक भी है सिस मोहम्मद शाही, जो एक एस्ट्रोनॉमिकल बुक है। तो ये चाहते थे कि एस्ट्रोनॉमी में लोग आगे बढ़ें,
तो इसलिए इन्होंने बुक लिखी। और जो इक्विलिट्स के एलिमेंट्स ऑफ ज्योमेट्री है उनको भी इन्होंने ट्रांसलेट करी संस्कृत में। और जो ट्रिग्नोमेट्री, नेपियर्स वर्क एंड यूज़ ऑफ लॉगरिथम, इन्हें भी इन्होंने ट्रांसलेट करी। और सबसे बड़ी बात इनकी ये थी कि जो उस टाइम पे औरतों का शोषण होता था, महिलाओं को शोषण होता था, वो इनके अगेंस्ट में थे। ये सती के अगेंस्ट में थे, जो सती प्रथा होती थी उस टाइम पे। और फीमेल इन्फेंटिसाइड, जो बच्चों का वो हो जाता था, मार दिया जाता था बच्चों को, उनके अगेंस्ट में थे। और सबसे बड़ी बात, जो डॉटर्स वेडिंग, जो खर्चा आता है लड़कियों की शादी में, उसके भी अगेंस्ट में थे। मतलब जो वुमेन्स में जितना भी शोषण हो रहा था उन सब के ये अगेंस्ट में थे। अब आते हैं हम जट्स में। तो जट्स में जो इनका रीजन था अराउंड दिल्ली, आगरा और मथुरा के आसपास का इनका रीजन था। और ये जनरली कौन थे? ये पीजेंट्स थे और कुछ इनमें ज़मींदार्स भी थे। तो ये जट्स उन्हीं से मिलके बने हुए हैं, क्योंकि ये वही है जो बिल्कुल सप्रेस कर दिया था, जिन्हें काफ़ी हाई टैक्सेस लिए थे। तो इन्होंने रिवॉल्ट स्टार्ट कर दी थी और ये बाद में जट्स बन चुके थे। कुछ जट्स बने, कुछ सिख्स बने, यही सब। फिर इनका जो रीजन था भरतपुर में, वो अंडर चौरामैन के अंडर था और बदन सिंह के अंडर था। उस टाइम पे 18th सेंचुरी की बात हो रही है। फिर जो इनके सक्सेसर रही, बदन सिंह के जो सन है सूरजमल। अब आते हैं हम सूरजमल में। सूरजमल काफ़ी स्किलफुल और एबल एडमिनिस्ट्रेटर थे और ये एक सोल्जर भी थे। तो काफ़ी जो टैलेंटेड थे ये। और जो इनकी अथॉरिटी है, इन्होंने बिल्कुल लगभग गंगा के एरिया में बिल्कुल सारा कैप्चर करके रखा हुआ था। और बट इनकी जो पॉलिसी है वो मुग़ल की ही जैसी पॉलिसी इन्होंने रखी। और इन्हें जो प्लेटो ऑफ जट भी कहा जाता है। तो ये क्योंकि काफ़ी स्किलफुल थे और काफ़ी इनका जो विज़न था काफ़ी क्लियर था, तो इस वजह से इन्हें प्लेटो भी कहा जाता है। और इन 1763 में इनके साथ क्या होता है कि मुग़ल की ये चाल में आ जाते हैं और फिर मुग़ल इन्हें मार देते हैं। और उसके बाद से जट स्टेट्स जो है डिक्लाइन होने लगा और काफ़ी सारे पैटी ज़मींदार्स के अंडर में ये आ गया। अब हम पढ़ते हैं बंगाश, पठान्स और रोहिल्लास के बारे में। एक जो अफ़गान एडवेंचरर थे मोहम्मद खान बंगाश, तो इन्होंने जब ये इंडिया आए, इन्होंने जो फ़ारुखाबाद जो टेरिटरी है उसे कैप्चर कर लिया था। किसके टाइम पीरियड में? जब फ़ारुख शाह और मोहम्मद शाह रूल कर रहे थे। तो इन्होंने जो टेरिटरी जो कैप्चर करा, वहीं पे बंगाश पठान्स रहने लगे। और फिर लेटर जब नादिर शाह का इन्वेजन हुआ इंडिया में, उसके बाद एक न्यू प्रिंसिपैलिटी उभर करके आई, इमर्ज होके आई, जिसे हम रोहिलखंड कहते हैं। ये जो स्टार्ट करी अली मोहम्मद खान, इन्होंने ये जो पूरा जो एरिया है गंगा से लेकर एंड द साउथ ऑफ द कुमाऊं हिल्स, जो पूरा एरिया है उसे रोहिलखंड जो बना दिया गया। फिर जो रोहिलखंड की जो कैपिटल थी पहले ओला बरेली में थी, फिर लेटर रामपुर में बनी। और जो इनका जो काम था मेनली क्लैशेस करते थे अगेंस्ट किसके? अवध, दिल्ली और जट्स के अगेंस्ट में क्लैशेस करते रहते थे। अब आते हैं हम सिक्स के ऊपर। जो सिक्स का फाउंडेशन हुआ वो 15th सेंचुरी में हो गया था और जो इनके फाउंडर थे वो थे गुरु नानक। अब गुरु नानक जी के बाद सब कुछ सही चल रहा था। उसके बाद जो हमारे 6th गुरु आए, गुरु हरगोविंद, इनके टाइम पे जो सिक्स का ट्रांसफॉर्मेशन हो गया था मिलिटेंट में। और जब हमारे लास्ट गुरु गोविंद सिंह जो थे लास्ट हमारे गुरु, तो उनके बाद तो बिल्कुल ही यहाँ मिलिट्री फोर्स इन्होंने स्टार्ट कर दी और बिल्कुल ये कन्वर्ट हो चुके थे। और गुरु गोविंद के बाद मैंने आपको पहले भी बताया, बंदा बहादुर सिंह ने वो 6 की कमान संभाली और इन्होंने मुग़ल्स के अगेंस्ट काफ़ी क्लैशेस किए। 8 ईयर्स तक ये लड़ते रहे, बट ये बाद में 1715 में कैप्चर हो गए और 1716 में इन्हें मार दिया गया। उसके बाद जब नादिर शाह के इन्वेजन के बाद इन्हें एक और चांस मिला अपनी जो 6 की कम्युनिटी है उसे राइज़ करने का। और 1765 एंड 1800 के बीच में इन्होंने पंजाब और जम्मू को अपने कंट्रोल में ले लिया था।
और इन्होंने 12 जो मिल्स है, ये एक टाइप का क्या है कि स्टेट्स कह सकते हैं, छोटे छोटे स्टेट्स, प्रांत कह सकते हैं, उस टाइम पे इनके अंडर में थे। और ये सब एक ही रूल फॉलो करते थे और सब मतलब यूनिटी रखते थे। और जो इनका लीडर है वो एज अ डेमोक्रेटिक वे में ये लीडर चुनते थे। फिर लेटर इसके बाद जमींदार और फेडरल चीफ्स ने इन्हें ओवर रूल कर दिया था। अब हम पंजाब की कंडीशन देखते हैं। पंजाब में उस टाइम पे जो इम्पोर्टेंट किंग है वो रंजीत सिंह थे। तो ये वन ऑफ द ग्रेटेस्ट जो रूलर है वर्ल्ड में जाने जाते हैं। और जो ये 6 एम्पायर है, इनके टाइम पे ये काफ़ी जो स्ट्रॉन्ग थे, करेजियस सोल्जर थे और इनका एडमिनिस्ट्रेशन काफ़ी अच्छा चला और काफ़ी स्किलफुल डिप्लोमेट भी थे। तो इन्होंने जो लाहौर कैप्चर कर दिया था इन 1799 में। फिर इन्होंने अमृतसर को भी कैप्चर किया 1802 में। और उसके बाद इन्होंने कश्मीर, पेशावर, मुल्तान सबको कैप्चर कर दिया। पर इन्होंने जो मुग़ल रेवेन्यू सिस्टम ही अपनाया और ये जो टैक्स थे वो काफ़ी ज़्यादा लेते थे। 50% ऑफ द ग्रॉस प्रोड्यूस जो है वो टैक्स लेते थे ये। फिर जो इनका जो आर्मी थी, काफ़ी मॉडर्नाइज्ड आर्मी थी, वेल इक्विप्ड थी। और जो इनकी आर्मी थी वो एशिया की उस टाइम पे 2nd नंबर की बेस्ट आर्मी थी। फर्स्ट जो हमारी थी वो ईस्ट इंडिया कंपनी की थी। ये सबको इक्वली ट्रीट करते थे और जो सारे रिलीजन्स हैं उन्हें इक्वली ट्रीट करते थे। इनके जो खुद के मिनिस्टर थे वो मुस्लिम थे, फ़कीर अजीजुद्दीन। और जो फाइनेंस मिनिस्टर थे वो हिंदू थे, दीवान दीनानाथ। और इन 1809 में ये जब मालवा पे कॉन्क्वेयर करने के लिए गए, सतलज इन्होंने क्रॉस करी, सतलज रिवर। बट उस टाइम पे ब्रिटिशर्स थे वहाँ ईस्ट में, तो ब्रिटिशर्स ने उन्हें रोक दिया और बाद में उन्हें माफ़ भी कर दिया। और फिर बाद में ट्रीटी ऑफ अमृतसर यहाँ पे फॉलो हुई कि सतलज के ईस्ट वाला एरिया पंजाब का और बाकी जो वेस्ट वाला है वो ब्रिटिश के अंडर में था। इन्हें लॉयन ऑफ पंजाब भी कहते हैं। और इनकी जो डेथ हो गई 1839 में, इनकी डेथ हो गई। अब आते हैं हम द राइज एंड फॉल ऑफ द मराठा पावर। तो सबसे पहले इसमें स्ट्रक्चर देख लो आप। सबसे पहले उस टाइम पे 18th सेंचुरी में किंग साहू थे। किंग साहू के जो पेशवा थे, सीएम कह सकते हैं, पीएम ऑफ द स्टेट कह सकते हैं उस टाइम पे, वो थे बालाजी विश्वनाथ। फिर उसके बाद उनके सन आते हैं बाजीराव। फिर उनके जो सन आते हैं बालाजी बाजीराव। फिर इनके सन माधवराव। फिर माधवराव के यंगर ब्रदर रूल करते हैं नारायण राव, बट 1 साल बाद ये मर जाते हैं। तो इसके बाद इनके जो सन आते हैं माधवराव सेकंड, वो रूल करते हैं। फिर इसके बाद जो रघुनाथ बालाजी बाजीराव के जो ब्रदर होते हैं, यंगर ब्रदर थे ये, तो इनके जो बेटे हैं बाजीराव सेकंड, वो लास्ट में रूल करते हैं। इसके बाद ब्रिटिश ने पूरा कॉन्क्वेयर कर लिया था। अब आते हैं मराठा के जो किंग है, किंग साहू। तो ये ग्रैंडसन थे शिवाजी के। और ये जो औरंगजेब का जब टाइम पीरियड था उस टाइम पे ये औरंगजेब के प्रिजनर थे और इनकी मम्मी भी प्रिजनर थी। पर जो औरंगजेब है इन्हें काफ़ी अच्छे से ट्रीट करते थे। और फिर जब 1707 में औरंगजेब की डेथ हो चुकी थी, उसके बाद इन्हें रिलीज़ कर दिया गया। और फिर इनकी जो बैटल हुई, बैटल ऑफ खेत हुई, अगेंस्ट किसके, अपनी आंट के साथ जो कि थी ताराबाई। तो ये अपने किंगडम को एक्सपेंड करने के चक्कर में इनकी जो कॉन्फ्लिक्ट हुई दोनों की। और जो ताराबाई थी वो राजा राम की पत्नी थी, विधवा पत्नी। और इनके जो सन थे शिवाजी सेकंड। अब आते हैं जो इनके पेशवा थे बालाजी विश्वनाथ में, जो कि पेशवा यहाँ पे लिखा हुआ है। पेशवा थे किंग साहू के, सीएम कह सकते हैं, मतलब मराठा के जो सीएम थे, महाराष्ट्र के जो सीएम थे वो बालाजी विश्वनाथ। अब देखो पहले ये ब्राह्मण थे और पहले ये रेवेन्यू ऑफिशियल थे। फिर ये इन्होंने ग्रो किया और बाद में इन्हें पेशवा का पद मिला। 1713 में ये पेशवा बने और इन्होंने काफ़ी हेल्प करी महाराष्ट्र को पूरा जो कैप्चर करने की, काफ़ी इन्होंने हेल्प करी। और इन्होंने जुल्फ़िकार खान को प्रेरित किया कि वो किंग साहू को क्या दे, चौथ और सरदेशमुखी दे। और किसके, डेक्कन के 6 प्रोविंस का चौथ और सरदेशमुखी प्रोवाइड करें।
और बदले में वो क्या करें, जो मराठा है बदले में वो 15,000 जो घुड़सेना है वो डेक्कन में अपने लगाएगी और जो मुग़ल को है वो 10 लाख ट्रिब्यूट देगी। तो मैंने शायद पहली वीडियो में आपको ये बताया था कि 15,000 जो कि जुल्फ़िकार खान देते हैं, बट नहीं, जो 15,000 जो घुड़सेना है वो मराठास के थ्रू लगाई जाती है डेक्कन में। अब देखो, इन्होंने सैयद ब्रदर्स की भी काफ़ी हेल्प करी फारुख शियार को ओवरथ्रो करने में, और इन 1719 में बालाजी विश्वनाथ जो हेड ऑफ़ द मराठा बन चुके थे और काफ़ी जो एडमिनिस्ट्रेशन इन्होंने काफ़ी अच्छे से हैंडल किया, काफ़ी आगे ले गए। और जो मराठास के जो मेन किंगडम है उसके जो आउटसाइड है वहाँ पे मराठा सरदार्स कॉन्क्वेस्ट कर रहे थे। अब मराठा सरदार्स जनरली वो ये छोटे छोटे स्टेट्स को जो संभाल रहे थे मराठा के, वो मराठा सरदार्स है। और इन 1720 में बालाजी विश्वनाथ की डेथ हो गई। अब इनके बाद इनके जो सन आते हैं बाजीराव फर्स्ट, वो सिर्फ 20 साल के होते हैं उस टाइम पे, और 20 साल तक ये अपना एडमिनिस्ट्रेशन संभालते हैं। काफ़ी बोल्ड होते हैं, ब्रिलियंट कमांडर और क्लेवर पेशवा थे, और इन पे गोरेला टैक्टिक्स थी, मतलब काफ़ी चालाकी से ये क्या करते थे, वॉरफेयर करते थे, मतलब सरप्राइज़ अटैक कर दिया, कुछ कर दिया, काफ़ी सारी अच्छी टैक्टिक्स थी। और शिवाजी के बाद जो ग्रेटेस्ट टैक्टिक्स थी ये इन पे ही थी। और इन्होंने वॉरफेयर करे किसके अगेंस्ट में, मुगल्स के, निज़ामुल मुल्क जो हैदराबाद के थे, मराठा सरदार्स के भी, क्योंकि मराठा सरदार्स का कोई पता नहीं था, कभी ये अगेंस्ट में हो जाते थे, कभी ये फेवर में हो जाते थे। और सिटीज़ ऑफ जंजीरा के अगेंस्ट भी किया, और वहाँ पे पुर्तगीज़ उस टाइम पे आ चुके थे तो इनके अगेंस्ट में भी ये लड़े। और इन्होंने अपना जो किंगडम है वो एक्सपेंड किया, मालवा, गुजरात, होलकर, सिंधिया, भोंसले, तो लगभग सारा इन्होंने जो नॉर्थ और ईस्ट है वो सारा कैप्चर कर लिया था। पर इन्होंने जो अपने एडमिनिस्ट्रेशन में है काफ़ी जो लिटिल अटेंशन दी, क्योंकि वो एक्सपेंड करने के चक्कर में इन्होंने ढंग से अपना एडमिनिस्ट्रेशन संभाला ही नहीं। फिर इसके बाद इनके जो बेटे होते हैं बालाजी बाजीराव, वो आते हैं। ये भी उस टाइम पे सिर्फ 18 साल के होते हैं, और काफ़ी कम इन्होंने भी 21 ईयर्स तक रूल किया, और अपने फादर के ही तरह सारे रूल्स इन्होंने फॉलो करे। इन 1751 में इन्होंने बंगाल में इन्वेड किया, और उड़ीसा का काफ़ी लार्ज पार्ट इन्होंने कैप्चर कर लिया। और साउथ में भी यहाँ पे इन्होंने जो मैसूर के स्टेट्स हैं उन्हें क्या किया, फोर्स किया ट्रिब्यूट देने के लिए। और 1716 में इन्होंने निज़ाम ऑफ हैदराबाद को भी हरा दिया उदगिर में, और उनसे काफ़ी लार्ज पार्ट ले लिया था, और ये बोला था कि एनुअल रेवेन्यू जो वो देंगे ₹62 लाख। और 1752 में इन्होंने इमाद उल मुल्क की हेल्प करी वज़ीर बनने में दिल्ली के, और फिर ये जो इमाद उल मुल्क थे वो उनके पपिट बन चुके थे। इन्होंने बाद में पंजाब में भी कॉन्क्वेयर किया। फिर बाद में इस टाइम पे क्या हुआ कि अहमद शाह अब्दाली आ चुके थे, और ये बार बार इंडिया में इन्वेड कर रहे थे। तो इस दौरान क्या होता है कि जब ये पंजाब में आ चुके होते हैं तो इनके बीच में मराठा और अहमद शाह अब्दाली के बीच में कॉन्फ्लिक्ट्स होती हैं, और जट्स और सिख्स भी काफ़ी जो है परेशान हो चुके थे। किनसे, ये जो मराठास के अंडर में थे ये काफ़ी परेशान हो चुके थे, क्योंकि इन्हें टैक्स पे करना पड़ता था, और ये बिल्कुल मराठास से फ्री होना चाहते थे। तो कहानी समझने की कोशिश करो। यहाँ पे जो उस टाइम पे नॉर्थ में थे बालाजी बाजीराव के कज़न सदाशिव राव बाहू, और इनकी जो आर्मी थी काफ़ी यूरोपियन टैक्टिक्स थे उन आर्मी में, और ये उस टाइम पे वहाँ आर्मी लेके गए हुए थे, और उनके साथ विश्वास राव जो कि बालाजी बाजीराव के बेटे थे वो भी थे। तो ये जब पंजाब पानीपत के एरिया में गए हुए थे, और मतलब ये उस टाइम पे एक तरह से कह सकते हैं इनके अंडर में ही था। तो इस टाइम पे अब्दाली क्या करते हैं, नजीब उद दौला जो रोहिलखंड के थे, और सौजा उद दौला जो कि अवध के थे, उनके साथ मिलकर के अलाइंस करते हैं। और फिर 14 जनवरी 1767 में ये थर्ड बैटल ऑफ पानीपत लड़ते हैं। तो ये बिटवीन मराठास और अहमद शाह अब्दाली के बीच में था। अब इसमें क्या होता है कि सदाशिव राव, विश्वास राव और लगभग 28 सोल्जर्स की यहाँ पे डेथ हो जाती है।
तो इसके बाद बालाजी बाजीराव को जब ये न्यूज़ सुनने में आती है तो काफ़ी सदमे में चले जाते हैं और 6 महीने बाद उनकी भी डेथ हो जाती है। तो उनके बाद बालाजी बाजीराव के दूसरे सन थे माधवराव, जो सिर्फ 17 ईयर्स के थे उस टाइम पे, वो आते हैं और ये लगभग वहाँ पे सारा जो लूटपाट भी हो चुकी थी, क्योंकि जट्स और सिख्स ने काफ़ी लूटपाट भी वहाँ पे कर दी थी मराठास के जितने भी एम्पायर थे। तो इस वजह से जो माधवराव है काफ़ी रिस्टोर करने की कोशिश करते हैं और इन 1771 में ये जो शाह आलम को दिल्ली में बैठा देते हैं, उस टाइम वो रूल करते हैं शाह आलम दिल्ली में। तो ये 1772 में इनकी डेथ हो जाती है, बट ट्यूबरक्लोसिस की वजह से। फिर इनके बाद जो थ्रोन के लिए स्ट्रगल चलता है रघुनाथ राव का, जो कि बालाजी बाजीराव के छोटे भाई थे, और नारायण राव के बीच में, जो कि नारायण राव किसके यंगर ब्रदर ऑफ माधवराव के भाई थे। फिर उसके बाद नारायण राव को भी यहाँ पे मार दिया जाता है 1773 में। फिर उनके सन आते हैं सवाई माधवराव, ये माधवराव सेकंड है। तो उसके बाद रघुनाथ जो है उन्हें काफ़ी गुस्सा आ जाता है, फिर वे ब्रिटिशर्स के पास जाते हैं। फिर वहाँ ये क्या करते हैं, उनसे हेल्प लेते हैं। फिर उसके बाद फर्स्ट एंग्लो मराठा वॉर स्टार्ट हो जाती है, जो कि 1775 to 82 चलती है। जो सवाई माधवराव है, इन्हें सपोर्ट किसका था, नाना फाटनिस का। नाना फाटनिस जो है सारा एडमिनिस्ट्रेशन संभालते हैं, माधवराव बस ऐसा रूल करते हैं वहाँ पे। और यहाँ पे जो रघुनाथ है वो ब्रिटिशर्स का सपोर्ट लेते हैं। और नॉर्थ में क्या था, वहाँ पे जो मराठा रूल कर रहे थे वो महर्जी सिंधिया थे, और इनकी जो आर्मी थी यूरोपियन स्टाइल की आर्मी थी, क्योंकि इन्होंने हेल्प ली थी पोर्टुगीज़ और फ्रेंच की हेल्प ली थी। और इन 1784 में इन्होंने दिल्ली को भी अपने कंट्रोल में कर दिया था। पर ये नाना फैटनिस के बिल्कुल अगेंस्ट में थे, और इनकी जो डेथ हो गई वो 1794 में इनकी डेथ हो गई। और फिर नाना फडणवीस की भी डेथ बाद में 1800 में हो चुकी थी, और सवाई माधवराव भी 1795 में गुजर चुके थे। फिर उसके बाद जो मैंने बाजीराव सेकंड है, ये किसके बेटे हैं, रघुनाथ राव के बेटे थे। उसके बाद ये रूल करते हैं, ये काफ़ी वीक रहते हैं। और इसी दौरान जो सेकंड ये एंग्लो है, यहाँ पे जो सेकंड एंग्लो मराठा वॉर और थर्ड एंग्लो मराठा वॉर यहाँ पे स्टार्ट हो जाती है, और जिसके कारण ये बाजीराव भी हार जाते हैं। उसके बाद ब्रिटिश का पूरा यहाँ पे जो कॉन्क्वेयर हो जाता है। अब देखिए दोस्तों, इसमें मराठास के डिक्लाइन के क्या क्या कॉज थे। वैसे तो मराठास लगभग पूरे इंडिया में इन्होंने रूल कर दिया था, बट फिर भी काफ़ी ज़्यादा चीज़ें थी जो कि ये संभाल नहीं पाई, जिस वजह से इनका डिक्लाइन हुआ। एक तो लैक ऑफ यूनिटी नहीं थी, मराठास सरदार्स के बीच में भी यूनिटी नहीं थी, और काफ़ी अदर्स जो रूलर्स थे उनके बीच में भी ये यूनिटी बिल्कुल नहीं थी। इनका वीक एडमिनिस्ट्रेशन ये एक्सपेंड करने में लगे हुए थे, और जो सेंटर में बिल्कुल चीज़ें संभाल नहीं पा रहे थे। और रेवेन्यू सिस्टम इनका मुग़ल की तरह ही था, बल्कि उनसे भी जो हार्श था, बिल्कुल 50% जो ये टैक्स लेते थे पीजेंट से, तो पीजेंट्स को भी काफ़ी इन्होंने सप्रेस करके रखा हुआ था। इन्होंने ट्रेड इंडस्ट्री को कोई बढ़ावा नहीं दिया, और साइंस और टेक्नोलॉजी को भी बिल्कुल कोई बढ़ावा नहीं दिया। मतलब अपने जो किंगडम है उसे बिल्कुल ही मॉडर्नाइज इन्होंने नहीं किया, जिस वजह से इन सारे फैक्टर्स की वजह से इनका जो है मराठास का यहाँ पे डिक्लाइन हुआ। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको जो सोसाइटीज़ वगैरह और इकोनॉमिक एंड सोशल कल्चर मैं आपको बता दूँगी। और आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।